बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10 और मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियां पैदा करे और हमें आसानियां बांटने की तौफीक अता फरमाए। आज के शो का आगाज़ कर लेते हैं और आज के शो में शहर की अहम खबरों के साथ साथ कुछ आपके मसाइल हल करने की भी कोशिश करेंगे। बहुत सारे लोग सर्दियों में परेशान रहते हैं हेयर फॉल की वजह से, तो हेयर फॉल का मसला आज हम डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही साथ कल 25 दिसंबर है, तो हमारे जो मसीही बहन भाई हैं उनकी खुशियों में भी शामिल होने की हम भरपूर कोशिश करेंगे, लेकिन साथ ही साथ एक मैसेज आप तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। हमारी न्यूज़ का हिस्सा भी ये चीज़ें हैं और मुझे इस कदर अब परेशानी होना शुरू हो गई है कि कोरोना का जो नया थ्रेट है उसमें बच्चे भी अब शामिल होते नज़र आ रहे हैं और ये जो नई वेव एक हमारे सामने आ रही है, इसका खौफ इस कदर बढ़ता चला जा रहा है कि बच्चों में हैज़ा और नमूनिया की फॉर्म में ये चीज़ें सामने आना शुरू हो सकती हैं अगर हमने एहतियात ना की। एहतियात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्कूल्स ऑलरेडी बंद हैं। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन का इसमें मौक़िफ़ सामने ये आ गया है कि अगर स्कूल ना खोले गए तो फिर वो एहतजाज करेंगे। आई डोंट नो कि हालात किस सिमत में जा रहे हैं, आगे क्या होने वाला है, हम क्या कर रहे हैं, हम क्या प्लान कर रहे हैं, हम हालात को कंट्रोल करने में क्या किरदार अदा कर रहे हैं। सिर्फ मसला ये है, ये समझने की ज़रूरत है, अपनी जिम्मेदारी समझने की ज़रूरत है, तो तमाम मसले जो हैं हल हो जाएंगे। कम अज़ कम आप तो महफूज रहेंगे। दूसरों को हम तनकीद करते रहते हैं कि फ़लाँ ये नहीं कर रहा, हुकूमत ये नहीं कर रही, आसपास के लोग ये नहीं कर रहे। भाई आप देखें कि आप क्या कर रहे हैं। कम अज़ कम अगर आप कुछ ठीक करेंगे तो उसका फ़ायदा आपकी ज़ात को होगा, आपके इर्द गिर्द वाले लोगों को होगा। अपने साथ साथ दूसरों का भी ख्याल कीजिए, ये वक्त की अहम ज़रूरत है। और कोरोना ने हमें ये सिखा दिया है कि सिर्फ अपना नहीं सोचना, अपने इर्द गिर्द वाले लोगों का सोचना है। खुशियां बांटने से ही खुशियां जो हैं वो मजीद बढ़ती हैं। तो प्लीज़ अपनी जिम्मेदारियों को समझिए। आगे बढ़ते हैं, पहले सेगमेंट की तरफ चलते हैं और जानते हैं आज मौसम कैसा रहेगा। जी, तो हमारे साथ हैं जुनेद रियाज। जुनेद, बताइए मौसम कैसा रहेगा आज शहर का? जी, लाहौर शहर के मौसम की अगर बात की जाए तो महकमा मौसमियात के मुताबिक आज मौसम जो है वह सर्द और खुश्क रहने का इम्कान है और आज भी हवाएं 15 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से चल रही हैं, जो कि इंतहाई सर्द और खुश्क हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज सुबह के वक्त धुंध और शाम के वक्त भी जो है वो धुंध पड़ने का इम्कान है और आप देख सकते हैं कि इस वक्त भी जो है हल्की हल्की धुंध जो है चारों तरफ जो है वो देखी जा सकती है। और महकमा मौसमियात का कहना है कि आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत जो है वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है, जबकि सुबह के वक्त कम से कम दर्जा हरारत जो है वो 5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। इसी तरह अगर हवा में नमी के तनासब की बात की जाए तो सुबह के वक्त 86%, जबकि शाम के वक्त जो है वो 65% तक जाने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 2 से 3 रोज़ तक जो है वो शहर का मौसम खुश्क रहेगा, लेकिन मौसम जो है वो इंतहाई सर्द रहेगा और अगले दिनों में दर्जा हरारत जो है वो मज़ीद कम होने का इम्कान भी है। दूसरी जानब अगर स्मोक की बात की जाए तो आज भी एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 280 के करीब रिकॉर्ड किया गया है, जो कि आम दिनों की निस्बत ज़्यादा है। महकमा मौसमियात का कहना है कि मौसम जो है खुश्क रहेगा और सुबह के वक्त और शाम के वक्त जो है शहर में धुंध पड़ने के इम्कानात वाज़ेह हैं। जी, तो शाम के वक्त शहर में धुंध पड़ने के इम्कानात वाज़ेह हैं। जुनेद हमें मौसम की सूरत हाल बता रहे थे। जुनेद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शहर की सूरत हाल पर नजर डालते हैं। आज की टॉप स्टोरी हमारे पास है। सफाई के दावे धरे के धरे, शहर में जगह जगह कूड़े के ढेर, ताफुन फैलने लगा है। अवाम पर फिर बिजली बम गिराने की तैयारी, ₹1.52 फी यूनिट इजाफा होगा। गैस बहरान शिद्दत इख्तियार करने लगा, सीएनजी सेक्टर को सप्लाई बंद, प्रेशर कम होने से घरेलू सारिफीन परेशान। और कोरोना का नया थ्रेट, बच्चों में नमूनिया हैजा फैलने का खदशा। जी, तो नाज़रीन ये है हमारी टॉप स्टोरीज, इन्हें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ हसन इफ्तिखार साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम हसन। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है? ठीक ठाक। हसन, आपको नहीं लगता कि सुबह सुबह मैंने शिकायत का एक अंबार लगा दिया टॉप स्टोरी की? क्या कर सकते हैं बंदा, परेशानियां जिस तरह के हालात हैं उसी तरह की आप खबरें सुनाएंगे ना। बिल्कुल, और फिर कोशिश हमारी होती है कि कोई अच्छी खबर एक ढूंढ के निकाल लें लोगों के लिए, क्योंकि सुबह सुबह मूड खुशगवार हो जाए। लेकिन अखबार में आपको कोई एक चीज ऐसी नजर नहीं आ रही सिवाय क्रिसमस के त्यौहार। मेरा ख्याल है कि आजकल ना वैसे ही एफर्ट करना पड़ता है अच्छी खबर ढूंढने के लिए, खुद जाके मेहनत करनी पड़ती है कि यार कहीं से तो ढूंढ लें, तो
हम जब रिपोर्टिंग भी करते होते हैं तो उसमें ये होता है कि थोड़ा सा बैलेंस हो जाए यार। हाँ। हम ढूंढते होते हैं कोई आदमी जो हुकूमत की तारीफ भी कर दे, ताकि ये ना लगे कि हम जान के हुकूमत के खिलाफ सारा प्रोग्राम करें, लेकिन मुश्किल होता जा रहा है। जिस तरह अब आपने खबरें सारी पढ़ी, मुख्तलिफ एंगल्स के साथ प्रेशर डलता जा रहा है। शहर में कूड़ा है, कोरोना का थ्रेट बढ़ता जा रहा है, गैस बहरान है, बिजली की कीमत में इजाफा हो गया है। अब ये सब अवाम के मसाइल हैं, इनको डिस्कस करना भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। खैर, पहली खबर की तरफ चलते हैं। सफाई के दावे धरे के धरे रह गए। शहर में जगह जगह कूड़े के ढेर, ताफुन फैलने लगा। कल LWMC ने जब चार्ज संभाला तो हसन दावा यह किया गया था कि 72 घंटों का काम 24 घंटे में किया जाएगा, जो फिलहाल शहर में नजर नहीं आ रहा। क्या कहेंगे? मेरा ख्याल है इन्होंने वो की कोई नहीं हुई, ना कोई प्लानिंग है ना कुछ है। उसके अलावा एक दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि वो भी अदालत में चले गए। उन्होंने कहा इतने आराम से हम आपको चीजें नहीं दे सकते। वो हाईकोर्ट में चले गए, लाहौर हाईकोर्ट में। उन्होंने कहा कि ये हमसे ले नहीं सकते ना, कि कब्जा किया गया, मशीनरी कब्जे में ले ली गई, लड़ाई झगड़े के वाकयात भी रिपोर्ट हुए। तो अब ये काम असल बात ये कि कुछ आपके कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट्स जो होते हैं, आपकी कुछ जिम्मेदारियां होती हैं, उनको आप इस तरह डंडे के जोर पे नहीं खत्म कर सकते। एक और दूसरा, क्या आपने उसकी तैयारी की हुई? ये हमने बहुत ज्यादा रेफरेंस सुना था पाकिस्तान तरीके इंसाफ से कि जी लाहौर शहर का तो जी कूड़ा साफ हम 40 करोड़ में हो जाता था, और जी इन्होंने 15-20 अरब के ठेके दे दिए, जी कमीशन और किकबैक्स थे। असल पॉइंट ये है कि वो जो 40 करोड़ या 50 करोड़ में लाहौर साफ होता था, वो 50 लाख का लाहौर था। अब अगर आप लाहौर की जो हमारी डिस्ट्रिक्ट की वो पॉपुलेशन देखेंगे तो वो 1.25 करोड़ 1.5 करोड़ के आसपास है। उसकी एक्सपेंशन इलाके की इतनी हो गई है, सफाई हो नहीं रही। और ये आप कहीं पे ले जाएं, मतलब आप हमारे बहुत सारे सीनियर सहाफ़ी हैं बेचारे, वो अपने घरों से आते जाते जब तस्वीरें उतार के लगाते हैं तो आप देखें, उनके ट्विटर फीड्स देख लें, आप उनके फेसबुक देख लें, तो आप हर जगह देखते हैं हर बंदा ही तस्वीरें लगा रहा है। हम वी आर नॉट मेकिंग दीज पिक्चर्स अप, बिल्कुल ऐसे ही है। ये तो कूड़ा पड़ा हुआ है। तो पहले ये उठाया जाता था ना, इसी शहर से ये उठाया जाता था। आपको, मुझे या जो शख्स आम शहरी है उसको शायद इतना फर्क नहीं पड़ता कि वो किस तरीके से उठाता था, कौन कंपनी उठाती थी, उसका नाम क्या था। एज लॉन्ग एज उनकी सड़कों से सफाई हुई होती थी, सुबह के टाइम पे वो मशीन आती थी, साफ करके चली जाती थी। अब देखें ना, इनके पास प्लान क्या था कि ये मशीनरी सारी उनसे खींच लेंगे, उसकी जो मशीनरी उनकी थी उसकी अपग्रेडेशन कुछ होगी, कुछ खराब हुई होगी, उसको कौन करेगा? तो ये कुछ मेरा ख्याल है गवर्नमेंट को ना सीरियस सोचना चाहिए। खान साहब ने खुद भी कहा है कि उनको जरा उनकी तैयारी कम थी, तो मेरा ख्याल है आप जरा तैयारी ठीक कर लें, काम कर दें, हम लाहौर के साथ ज्यादती ना करें। अच्छा, अब मैं यहाँ पे इलाके डिस्कस करना चाहूंगी। इसमें पोश इलाके भी शामिल है, मॉडल टाउन लिंक रोड का इलाका है, गुलबर्ग, शादमान, और ये इलाके सफाई में वाकई अपनी मिसाल आप थे। ये मॉडल या जिन जंगों में मॉडल सड़कें हैं, ये तो पिछली गवर्नमेंट ने इनको मॉडल बनाया हुआ था, लेकिन अब तो कुछ मॉडल नहीं है। अब कूड़े के हिसाब से मॉडल है, ढेर लगे हुए हैं। हमारी अपनी फिरोजपुर रोड पे यहां से लेकर आगे तक काने तक आप चले जाएं, शुरू करें मॉडल टाउन से, तो कूड़ा ही कूड़ा। पता नहीं क्यों है, हैरत की बात है, पीपल आर स्टिल एम्प्लॉयड ना, वो तनख्वाहें तो वो लोग ले रहे हैं जिनको वो ये दी जा रही हैं। मसला वो ये, ना कोई प्लानिंग है ना कोई कुछ है, जल्दी में फैसले किए जाते हैं और फिर उसकी कॉन्सिक्वेंसेज नहीं देखे जाते। और लाहौर शहर के अंदर तो वैसे भी ना कोई इनकी वो नहीं है खास, ना ये टेंशन देते हैं ना कुछ देते हैं। ये बजट तक तो लाहौर का पूरा देते नहीं है। मतलब आपके इसी अखबार के अंदर खबर एक छपी हुई है कि दूसरे शहरों को, दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स को जो बजट्स हैं वो दे दिए गए। लाहौर का बजट जो है वो 6 महीने में 30-35% ऊपर दिया ही नहीं गया, रिलीज ही नहीं किया गया। ना पैसे देते हैं ना कुछ करते हैं। हैरत की बात है, मैं बड़ा हैरान हूं वैसे कि क्यों ऐसे कर रहे हैं, क्या इनको पता नहीं था कैसा होगा। स्पीकिंग, पिछले 8-10 दिनों से हम एक गली कूचा शहर का कवर कर रहे हैं। हमारे रिपोर्टर एक्चुअली इतनी मेहनत कर रहे हैं, जहां कहीं से शिकायत मौसूल होती है वहां पर पहुंचते हैं। और बहुत मुश्किल होगी, शिकायत तो बहुत ज्यादा होंगी, हर जगह तो कूड़ा लगा हुआ है। बिल्कुल, और दिखाने का मकसद क्या है कि कम से कम लूप में आ जाए ये जगह कि यहाँ पर लोगों को मसाइल हैं और यहाँ से सफाई करानी है। अब यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा, सफाई अभी भी नजर नहीं आ रही, और अल्टीमेटली लोग अब एहतजाज पे आ गए हैं। कल अब क्रिसमस का त्यौहार है, बहुत सारे लोग अपनी इबादत के लिए गिरजाघरों में जाते हैं, फिर अपनी फैमिलीज के हमरा मुख्तलिफ तफरीगाहों का भी रुख करते हैं। तो अगर शहर में यही हालात रहे, ताफुन, बीमारियां, ऑलरेडी शहरी इतनी बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। देखें ना, अब उसकी ये तो गवर्नमेंट ने प्लान कुछ भी, अगर मैं आपके प्रोग्राम में आता हूं तो अगर मैं सुबह ये आपका अखबार ही नहीं पढ़ के आऊंगा तो मेरी प्लानिंग ही कुछ नहीं होगी, तो आप मुझसे सवाल पूछते रहेंगे, मैं ऐसी ब्लैंक कैमरे में देखता रहूंगा। ये वही हालात हैं। हालांकि इनके पास बहुत टाइम था, दे न्यू कि दिस कॉन्ट्रैक्ट वाज गोइंग टू रन आउट। कॉन्ट्रैक्ट बाद में रन आउट होना था, इन्होंने पहले उसको तोड़ दिया, इन्होंने उसको उनसे जबरदस्ती जोर जबरदस्ती चीजें भी ले ली। तो उनकी कम से कम प्लान भी ले लेते, वो भी किसी को कहते हैं वो निकाल के दे। प्लानिंग के साथ यहाँ पर तो अपने लड़ाई झगड़े सॉल्व होने पे नहीं आ रहे। आपने धावा बोल के वर्कशॉप्स पे अपनी मशीनरी उठा ली, और मशीनरी के बारे में भी आप यकीन माने दुरे नायाब ने बताया है कि 9 साल से ज्यादा
टाइम हो गया है मशीनरी इस्तेमाल करते, वो मशीनरी भी जवाब दे चुकी है। मैं आपको कह रहा था ना कि उसकी अपग्रेडेशन की भी जरूरत है। तो ये प्लान था ना कि इनके पास इतने ट्रक्स हैं, इतने ये हैं, इनको हमें इतनों को अपग्रेड करना है, इतने पैसे मजीद डाले जाएंगे। ये देखिए, ये जो आपकी कॉस्ट सेविंग का कॉन्सेप्ट है ना, आप यकीनन कई जगहों पे कॉस्ट सेविंग कर सकते हैं, कई जगहों पे नहीं हो सकती। ये पुराने ख्वाब मैं आपको बता रहा हूं। आप बात करें पीटीआई के रहनुमाओं से तो वो कहते हैं जी ये तो आसान सा काम था, ये बैग्स के लिए अरबों में काम ले गई तो करोड़ों की सफाई हो सकती है। देखें, ये वैसे ही फ्लॉड कॉन्सेप्ट है। इतना बड़ा लाहौर शहर है, जियोग्राफिक उसकी लोकेशन देखें, आबादी का वो देखें, तो वो करोड़ों का काम नहीं है करने वाला। पुराने जमाने की ये 98, 99, 2000 की कहानी 2020 में नहीं चल सकती। तो जब आपकी वही गलत है, आपकी बेसिक प्रीमाइस ही गलत है, आपका ख्याल है कि ये हो सकता है काम, जो कि नहीं हो सकता। ये बिलियंस का काम है। हाँ, आप उससे लोगों को जनरेशन का तरीकाकार बना लें, आप लोगों से पैसे ज्यादा ले लें। अगर आप किसी से घर वाले से 15 रुपए ले रहे हैं सफाई करवाने के, तो आप 20 कर लें और आप लोग तैयार हो जाएंगे। बिल्कुल देंगे यार। अगर आपके मेरी गली के अंदर गंद के ढेर लगे होंगे और बच्चे हमारे उसी में खेलते हैं, पब्लिक स्पेसेस हमारे पास हैं कोई नहीं खेलने की, तो फिर वो क्या करेंगे? आप किसी सड़क पे चले गए, यही हालात है। और पुराने जमाने में ना कोई मशीनरी नजर भी आती थी, कोई बड़ी बड़ी वो आती थी, वो ऐसे करके उल्टा लेती थी अपने। अब मैं देखता हूँ कि बेचारे वो गरीब दोबारा वही वाला तरीकाकार है, वो फटकियां पकड़ के तो मिट्टी से उठा रहे होते हैं। मतलब हम वापस जा रहे हैं, बजाय तरक्की करने के, बजाय आगे जाने के, हम वी आर गोइंग बैक। वेरी अजीब बात है बिल्कुल। और ये चीजें हमारी समझ से बाहर होती जा रही हैं कि आगे हालात किस तरफ जा रहे हैं। दावा ये किया गया था कि आपको 24 घंटों में शहर साफ मिलेगा, अब शहरी भी एहतजाज क्यों कर रहे हैं? जगह हम दिखा रहे हैं, इलाके हम बता रहे हैं कि ये इलाके हैं जहां पर शहरी एहतजाज कर रहे हैं। तो खुदारा शहरी जो है साफ सुथरा शहर मांग रहे हैं, बागों के शहर को दोबारा से उसी तरह से हरा भरा देखना चाह रहे हैं। और इस पे जैसा कि हमने जिक्र भी किया, वो पैसे देने के लिए भी तैयार होंगे, सिर्फ साफ सुथरा शहर चाहिए। खैर, अभी हमें ब्रेक की तरफ जाना है। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो बात हमने करनी है कि बिजली की कीमत में इजाफा अब क्यों कर दिया? अवाम को तो रिलीफ दिया जा रहा है, अवाम के बारे में तो सोचा जा रहा है, तो ये महंगाई का बम एक के बाद एक क्यों गिराया जा रहा है? बात करेंगे ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपको प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे और अगली खबर की तरफ चलेंगे। और अगली खबर ये है जी, हर रोज महंगाई की मैंने आपको बताया था एक सीरीज चलती रहेगी, हम हर रोज आपको बताते रहेंगे आज ये चीज महंगी हो गई है, आज ये चीज महंगी हो गई है। अब हमारा कसूर नहीं है, अब ये चीजें बताना इस कदर जरूरी है, डिस्कस करना इस कदर जरूरी है। कोशिश इसलिए ये की जाती है कि शायद किसी को अवाम पे तरस आ ही जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। अवाम पर फिर से बिजली बम गिराने की तैयारी की जा रही है। 1 रुपया 52 पैसे फी यूनिट इजाफा होगा, बिजली के बिलों में फिर से इजाफा होगा। हसन समझ से बाहर है। सर्दियों में गैस के बिल आपको भारी भरकम आने हैं, गैस आनी नहीं है। बिजली के बिल कभी ऐसा नहीं हुआ था कि सर्दियों में भी आपको ज्यादा आ रहे हैं ना। इसलिए तो वज़ीर-ए-आज़म साहब ने कहा था कि उनको रात को नींद नहीं आती। उन्होंने कहा था पावर सेक्टर की वजह से मेरी रात की नींदें उड़ गई हुई हैं। और मजे की बात है, आप सर्दी की बात करेंगे, ये तो आप वो बिजली जो आप इस्तेमाल कर चुके हुए हैं, ये आपने उसके पैसे बढ़ा के देने हैं। ये जो हमारे सिस्टम के अंदर सबसे बड़ा जो भी तरीकाकार है परचेजिंग का, जो भी तरीकाकार है, इसको अपग्रेड करने की जरूरत है। दिस इज फॉर बिजली जो हम 2 महीने पहले इस्तेमाल कर चुके हैं। अक्टूबर नवंबर की जो बिजली आप इस्तेमाल कर चुके हैं, हुकूमत ने फैसला किया है कि 1 महीने की वो 95 पैसे और अगले महीने की वो 54 पैसे फी यूनिट बढ़ेगी। यानी कि जो आप इस्तेमाल कर चुके हैं, अगर आपने 500 यूनिट इस्तेमाल किए थे तो उनके बिल पिछले वाला जो है वो लग के अगले में आ जाएगा, और आज जो बढ़ेगी वो अगले महीने आ जाएगा। और आप यकीन मानिए लोगों को इस बारे में कुछ नहीं पता, लोगों ने इस कदर परेशान हो जाना है कि क्यों इतने भारी भरकम बिल आ रहे हैं। ये चीजें समझ से बाहर होती है। देखिए ना, ये तो जो डोमेस्टिक कंज्यूमर के साथ तो जो होता है आप सोचें इंडस्ट्री वालों के साथ क्या होता है। हमने एक प्रोडक्ट है वो बेच दिया बना के, हमने उसकी प्राइसिंग की और कहा कि इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट उसमें इतनी है। 3 महीने के बाद हमें पता चला कि हमारी इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट इंक्रीज हो गई है, तो हम चीज तो बेच चुके हैं, हम वहां पे इंक्रीज भी नहीं कर सकते। तो ये जो पॉलिसी है ना, इसके ऊपर कुछ सोचना चाहिए। और आपकी बात है, ठीक है कि ये सवाल है कि जब कंजम्पशन ही नहीं है उसकी, मतलब गर्मियों में तो चलो एयर कंडीशनिंग होती है और इस किस्म की चीजें होती हैं, तो समझ आ रही है, तो हम इतनी महंगी बिजली क्यों खरीद रहे हैं? अच्छा चले, सर्दियों में गर्मियों में हम अच्छे खासे भारी भरकम बिल जो है वो दे रहे हैं, और सर्दियों में आपको कहीं ना कहीं आकर सुकून ही होता है कि बिजली के बिल कम से कम आपको कम आएंगे। कभी आप कह देते हैं जी आपने इस मद में बिल में इजाफा कर दिया है, कभी आपने इस मद, हर रोज ये हो रहा है, हर दिन हम ये देख रहे हैं कि महंगाई हो रही है। अवाम क्या करे, इस कदर महंगाई कि आपको समझ कुछ नहीं आ रहा, और फिर जो कसर रह जाती है कहीं ना कहीं वो बिलों की मद में आपकी जेब से पैसे निकल जाते हैं। बात ये है कि जो बिल्स होते हैं ना, इलेक्ट्रिसिटी हो गई, गैस हो गया, इस किस्म की यूटिलिटीज की जो आपकी इंक्रीजेस होती हैं, ये बेसिकली जो हम IMF प्रोग्राम के अंदर है उसकी वजह से होता है। IMF आपको इंश्योर करता है कि आप किसी जगह पर भी जो आपके लॉसेज हो रहे हैं गवर्नमेंट की सतह पर वो कम करें। उसमें सबसे आसान वो क्या कहता है कि वो कहता है जी इलेक्ट्रिसिटी, गैस, इसके आप सारे पैसे जो है ना वो कंज्यूमर से निकालें। इवन जो आपके लाइन लॉसेज हैं, अगर आपके लाइन लॉसेज 10%, 15%, जो कुछ भी है,
वो आप गवर्नमेंट ना दे अपनी जेब से, मतलब गवर्नमेंट का सिस्टम खराब है, हालांकि इसको प्राइवेटाइज करते हैं सारे को। किसने कहा है इनको कि डिस्ट्रीब्यूशन प्राइवेटाइज ना करें, इसको प्राइवेटाइज करते हैं, प्राइवेट कंपनी होगी, वो अपने लॉसेस खुद ही बेयर कर लेगी। गवर्नमेंट लॉस हमारे लिए बेयर नहीं कर सकती है अपने डिस्ट्रीब्यूशन का। वो क्या करती है, वो आपको, मुझे और भाई को सबको डाल देती है। मैं और आप तो शायद पता नहीं किसी हद तक दे सकते हैं, कई लोग ऐसे हैं जो नहीं दे सकते। बिल्कुल। ये 50 पैसे फी यूनिट अगर आप 4 महीने का पिछला बढ़ा देंगे, उन्होंने इस महीने भी खर्चे करने हैं, पिछले वाले भी देने हैं, तो ये मसला तो है। अब सवाल ये है कि गवर्नमेंट इसके अंदर क्या कर सकती है। गवर्नमेंट कर सकती है, गवर्नमेंट ने तो हमें बताया था कि उन्होंने लोगों से नए मुआहदे कर लिए, उन्होंने नहीं पावर सेक्टर वालों को कहा कि आप सस्ती बिजली पैदा करके देंगे। अजीब बात है। अब पता नहीं इसमें देखना पड़ेगा कि ये फ्यूल कौन सा था जिसपे बिजली बनाई इन्होंने, इनकी भी मर्जी है। सस्ता फ्यूल होता है उस पर नहीं बनाते, महंगा अच्छा, उस पर बना देते हैं और हमें महंगी बिजली भेज देते हैं। आवाम को नहीं पता कि क्या चल रहा है पीछे, उनको सिर्फ ये पता है कि कोविड की वजह से उनके कारोबार तबाह हो गए हैं, बच्चे घरों में बैठे हैं, उन्हें स्कूलों की फीसें देनी है, बच्चों के ट्यूशन की फीसें देनी है, अपने घर का खर्चा चलाना है, महंगी अशिया खरीदनी है, उस पर भारी बिल भी देने हैं। अवाम का कौन सोच रहा है यहाँ पे? कोई भी नहीं सोच रहा। खान साहब तो कह रहे हैं कि वो सोच रहे हैं, इसलिए उनको रात को नींद नहीं आ रही। देखे ना, वो बेचारे कोशिश कर रहे हैं, एट द टॉप ही इज ट्राइंग, बट वहां से टॉप और नीचे के दरमियान में इतना बड़ा डिस्कनेक्ट है कि कोई नहीं सोच रहा। दरमियान में जो है ये तमाम, आप देख लें पावर सेक्टर के अंदर, आप देख लें पावर सेक्टर को रन करने वाले जो लोग हैं वो वही हैं जो कॉर्पोरेट सेक्टर से लाए गए हैं, जो अपने मफादात का दिफा करेंगे कि या मेरा और आपका दिफा करेंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। मेरा और आपका रिप्रेजेंटेटिव होता है एक एमएनए जो इलेक्टेड होगा, जो आप और मुझसे वोट लेके जाएगा, उसको जाके किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में बताना है कि जनाब मेरी बिजली इसलिए महंगी होगी। जब वो खड़ा होगा लोग उसको पूछेंगे कि वजीर साहब आपने बिजली महंगी कर दी, हमारा खराब हो गया हालात। बात ये ना, यहाँ पे टेक्नोक्रेट्स हुकूमत चला रहे हैं जिनका कोई अवाम में है कुछ नहीं। कल को हुकूमत चली जाएगी, वो आराम से अपने बिजनेसेस, कॉर्पोरेट करियर्स वहां वापस चले जाएंगे। जो सियासतदान होता है उसने कम से कम अवाम में हल्के में वापस जाना होता है ना अगली बार इलेक्ट होने के लिए। बिल्कुल ऐसे ही उसका जवाबदेही का सिलसिला बड़ा स्ट्रांग होता है। इन टेक्नोक्रेट्स को कोई नहीं पूछता, इसलिए ये बढ़ाते रहेंगे, आईएमएफ के वहां से डायरेक्टिव्स आते रहेंगे, हम बढ़ाते रहेंगे पता नहीं हम अवाम को ये कहते हैं कि अल्लाह ताला ही है आपका और कोई नहीं है, आप दुआ कीजिए हालात बेहतर हो जाए। इसके दुआ करें कि इंटरनेशनल मंडी के अंदर जो चीजें हैं, तेल वगैरह, एलएनजी, उनकी कीमतें गिर जाएं फॉर व्हाटएवर रीजन, तो हमें फायदा हो सकता है, फायदा हो सकता है, अदरवाइज तो नजर नहीं आ रहा। खैर, अभी एक अहम खबर आप तक पहुंचानी है और अहम खबर हमारे पास है। आमदन से जायद असासाजात का केस है। बिजली के बाद बात होने वाली है गैस बहरान की, जो कि शिद्दत इख्तियार कर गया है और इसके साथ साथ सीएनजी सेक्टर को गैस की सप्लाई बंद कर दी गई है। लेकिन इसके बावजूद घरेलू सार्फिन एहतजाज कर रहे हैं। मुख्तलिफ इलाकों में गैस नहीं आ रही है, खाना पकाना तक मुश्किल होता चला जा रहा है। इस पे बात करते हैं, ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। अगली खबर हमारे पास है। गैस बहरान शिद्दत इख्तियार करने लगा है, सीएनजी सेक्टर को सप्लाई बंद, प्रेशर कम होने से घरेलू सारिफीन भी परेशान। और अभी अपडेट भी आपके साथ शेयर की है कि सीएनजी सारिफीन को जो गैस की सप्लाई है सीएनजी की, वो बहाल भी की गई है। शाहिद सिप्रा साहब ने हमें ज्वाइन किया है, डिटेल्स हम उन्हीं से जान लेते हैं। शाहिद सिप्रा साहब, ये गैस बहरान शिद्दत इख्तियार करता चला जा रहा है और अब जैसे ही सर्दियां आगे ज्यादा आएंगी ये मसला बढ़ता चला जाएगा। अभी से हम देख रहे हैं बहुत सारे इलाकों में लोग एहतजाज कर रहे हैं। मैं सबसे पहले बात करना चाहूंगी घरेलू सारिफीन की, उनके लिए क्या कुछ प्लान किया जा रहा है? देखें क्या प्लान करना है गवर्नमेंट ने, क्योंकि हम लोग इस वक्त सिस्टम जितना है वो एलएनजी पे चला रहे हैं और एलएनजी की इंपोर्ट जब भी मुतासिर होगी, ना सिर्फ घरेलू बल्कि उसके साथ कमर्शियल, इंडस्ट्रियल और तमाम जो सेक्टर्स हैं वो भी मुतासिर होते हैं। ये अभी जो थोड़ी दिन कबल जो घरेलू सार्फिन को मुतासिर हुआ या सीएनजी सेक्टर को बंद किया गया, इसकी बुनियादी वजह जो सामने आई है वो यही आई है कि 18 दिसंबर को एक जहाज ने नक्कर अंदाज होना था एलएनजी लेकर, लेकिन वो नहीं हो सका, जो गुज़श्ता शब हुआ है। और गुज़श्ता शब और लंगर अंदाज जब हुआ है तो उसके बाद अब गैस बहाल की गई और सीएनजी सेक्टर को 5 रोज के बाद खोल दिया गया है। घरेलू सार्फिन की जो प्लानिंग की गई है वो बस यही है कि रात 9 बजे जो है पूरे शहर का सिस्टम जो है वो डाउन कर दें, गैस बंद कर दें और उसके बाद 6 बजे तक मुसलसल बंद किया जाए और सिस्टम को पैक किया जाए। सिस्टम का पैक सुबह 6 बजे तक आप कह रहे हैं बंद किया जाए? शाहिद सिप्रा साहब, सुबह 6 बजे तक का वक्त आपने बताया बंद किया जा रहा है? जी बिल्कुल, रात 9 बजे प्रेशर डाउन किया जाता है बिल्कुल और सुबह 6 बजे तक डाउन रहता है। उसकी वजह क्या है कि हमारे सिस्टम में गैस कम है। सही। और तो नौतरन ये करती है कि अपने जो पाइपलाइंस है और जो सिस्टम है उसमें गैस को बचाती है, उसको पैक करते हैं कि वो पैक करती है। पैक करने के बाद सुबह 6 बजे खोलती है ताकि शाम तक आहिस्ता आहिस्ता करके घरेलू सार्फिन को नाश्ता, दोपहर और शाम के औकात में कुछ गैस या वो दी जा सके। सही। लेकिन अब क्योंकि एलएनजी आ गई है, आज तवक्को की जा सकती है कि सिस्टम जो है उसमें मजीद बेहतरी आए, जो प्रेशर कहीं पर कम आ रहा है तो वो भी बेहतर हो सके। लेकिन बहुत सारे इलाका जो है अभी भी मुतासिर है और बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पर गैस ना होने के बराबर है। उसकी भी बुनियादी वजह यही है कि जिन इलाकों में डाउन होता है वहाँ लोग कंप्रेसर लगा लेते हैं
उनकी मजबूरी है। इस पर भी सुई नॉर्दर्न का बड़ा आसान सा मौक़िफ़ है कि वो ये कहते हैं कि जब हम गैस नहीं देंगे तो सार्फिन की जानिब से कंप्रेसर का इस्तेमाल तो किया जाएगा। तो उनकी तो मजबूरी है खाना पकाना। सही। बेसिकली सिस्टम में गैस ना होना जो है वो सार्फिन के लिए मुश्किलात का बात। ठीक है, एक ये बड़ा इशू है। दूसरा, जो पुरानी और बोसीदा गैस पाइपलाइंस हैं, इसकी वजह से भी लोगों को बहुत सारे मसाइल का सामना है। तो इस पर कोई काम क्यों नहीं किया जाता है? देखें, इसमें दो चीजें हैं। आपका बोसीदा सिस्टम है, वो कंज्यूमर के लिए भी नुकसानदेह है, वो कंपनी के लिए भी नुकसानदेह है। दो चीजें आती हैं। बोसीदा लीकेज की वजह से बोसीदा सिस्टम पर जब आप प्रेशर के साथ गैस देंगे तो लीकेज होगी, और लीकेज की वजह से कंपनी के लाइन लॉसेज जो है वो बढ़ने का अंदेशा होता है। इसलिए जो ऑफिसर्स होते हैं इस तरह मैनेज करते हैं कि सिस्टम को डाउन रखा जाए और लीकेज बढ़े ना, और उसकी वजह से जो लाइन लॉसेज हैं, जो गैस चोरी की शरह है लीकेज की वजह से, वो कम रहे। दूसरा ये होता है कि जब आप प्रेशर डाउन करके अपनी बचत तो कर रहे होते हैं, लेकिन बराह रास्त उसका इफेक्ट सार्फिन तक आ रहा होता है कि सार्फिन तक वो गैस नहीं पहुंच रही होती। अच्छा, ये अरबों रुपए का प्रोजेक्ट है, कई दफा शुरू भी किया गया है। अब 160 किलोमीटर जो है वो शहर के मुख्तलिफ इलाकों में एक सिस्टम बनाया गया है। उस पर 75 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इसको 1 साल के अंदर मुकम्मल करना है। शायद तवक्को की जा रही है कि 1 साल में जब वो लाइनें बिछा ली जाएंगी और वो पॉकेट जहाँ पर गैस का प्रेशर ज्यादा कम होता है उसके बाद शायद कोई सिस्टम बेहतर हो। लेकिन हम चूंकि अब LNG पे चले गए हैं, इसलिए अब कुदरती गैस कम है तो इसी तरह ही चलता रहेगा। LNG आ जाएगी तो गैस मिल जाएगी, नहीं आएगी तो हम मुतासिर होते रहेंगे। नहीं तो हम मुतासिर होते रहेंगे। थैंक यू सो मच। शाहिद सिप्रा साहब हमारे साथ मौजूद थे और इस हवाले से हमें डिटेल में उन्होंने बताया। हसन, अब इस पर मैं तो ये कहूँगी सितम ज़रीफ़ी ये है कि कुछ इलाकों से शिकायत ये भी मौसूल होती है, कंप्रेसर लगा लिया जाता है और जहाँ कहीं एक आधे घर में कंप्रेसर लगाया जाता है पूरे इलाके में गैस प्रेशर बिल्कुल लो हो जाता है। बाकी लोगों का क्या कसूर है? एक तो बात ये है कि ये जो गवर्नमेंट है ना, इसकी पॉलिसी से घरों में लड़ाइयाँ बहुत ज्यादा होनी है क्योंकि 9 बजे जब आप गैस बंद कर देते हैं, और ये फैक्ट है, हमारे अपने घर में बंद हो जाती है 9 बजे। मेहमान आ जाए तो आप उसको कुछ नहीं खिला सकते। मेहमान छोड़े, अगर मियाँ बीवी से कह दे कि मुझे एक कप चाय पिला दो तो 9 बजे के बाद तो लड़ाई हो जाती है घर में। वो कहती है कि मैं कहाँ से बनाऊं, गैस तुम बना रही है, तुम जाके खुद बना लो, इलेक्ट्रिक लेके आओ, ये करो। बड़े मसाइल हैं। ये तो गवर्नमेंट की जो हरकतें हैं उससे डोमेस्टिक डिस्प्यूट्स इंक्रीज हो रहे हैं। दूसरी बात है, वो शाहिद सिप्रा साहब वाली बात बिल्कुल ठीक है कि चीज आपके पास है ही नहीं तो आपने मंगवानी थी ना। किसने मंगवानी थी? देखिए, आप एक चीज मंगवाएं, उसको आप सप्लाई में डालें, अगर उसकी कीमत थोड़ी बढ़ी तो आप ले लें लोगों से। ये तो नहीं है कि आप 9 बजे से लेकर 6। अच्छा, इसमें खतरनाक बात ये कि जो आपकी गीजर्स वगैरह है ना, उनके जो पायलट के ऊपर वो चल रहे होते हैं, वो बंद हो जाते हैं। और सुबह वो गैस लीक हो रही होती है, सुबह सारी पीछे भरी होती है वो गैस। अगर रात को आप याद ना रखें कि उसका बंद करना है उसका वॉल्व, तो वो सुबह तक वो गैस ही, क्योंकि सुबह 6 बजे आ जाती है तो वो चलती रहती है। खतरनाक बात है, किसी दिन कहीं फटफट आ जाएगा कोई गीजर चीजें। बिल्कुल। तो ये गवर्नमेंट जो है थोड़ी सी ख्याल करे, सर्दियों के अंदर ही गैस नहीं देनी। जब गर्मी आएगी तो ये शॉर्टेजेस करने बंद रखा करें सारा दिन। बेचारे गरीब लोग हैं, कुछ उनको मदद फरमाएं, उनकी गर्म पानी से नहाने का ही मौका दे दिया करें लोग। दूसरा, कंप्रेसर का इस्तेमाल अब उन्होंने खुद शायद साहब ने बताया कि वो खुद मानते हैं, सुई गैस वाले या सुई नॉर्दर्न वाले, कि उनकी मजबूरी बन जाती है कि अगर आपके घर में गैस नहीं है तो फिर आपने मजबूरी है ना कि क्या करेंगे फिर। बिल्कुल, हर कोई बाहर से खाना नहीं अफोर्ड कर सकता ना, फिर लोगों के पास ऑल्टरनेट जो, तो फिर आपको कोशिश तो करनी है ना, जो काम कर सकते हैं अपना काम चलाने के लिए। तो गवर्नमेंट को पता नहीं, कोई नई चीज तो नहीं है, कंप्रेसर लगे हैं 20 साल से लग रहे हैं, तो इनको चाहिए सप्लाई इंक्रीज करें, क्यों नहीं करते? इन्होंने डोमेस्टिक को बंद करके इंडस्ट्री को दी। भाई इंडस्ट्री को आप LNG दें, वो अफोर्ड कर सकते होंगे। आप डोमेस्टिक को जो जितना भी हमारे डोमेस्टिक हैं रिजर्व्स गैस के, वो आप अपनी डोमेस्टिक मार्केट में इस्तेमाल कर लें। बगैर पॉलिसी उन्होंने बनानी है, हमने तो बनानी नहीं। मैंने आपको बताया ना कि बड़े लोग हैं, हमें क्या पता कि किस तरह पॉलिसी बनती है। लेकिन अब ये मसला आगे बढ़ता चला जाएगा, जैसे कि शाहिद सिप्रा ने भी बताया कि LNG आएगी तभी ये मसला हल हो सकता है, अदरवाइज इसकी ऑप्शन कोई नहीं है। अब जो सबसे बड़ा मसला इस वक्त सभी के सर पर मुसल्लत है वो है कोरोना, और कोरोना की एक वो जो नई लहर है जिसका सभी लोगों को पता है, और अब इसमें बच्चे भी शामिल हो रहे हैं। और बच्चों को पहले कहा जा रहा था कि बच्चे इससे सेफ हैं, लेकिन कोरोना का ये नया जो थ्रेट है इसमें बच्चों में नमूनिया हैजा फैलने का खदशा है। वायरस से मजीद 21 अमवात एक ही रोज में हुई हैं। हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करते हैं। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। और अभी हमारे पास नेक्स्ट जो खबर है जो हम डिस्कस करने वाले हैं, कोरोना का नया थ्रेट, बच्चों में नमूनिया हैजा फैलने का खदशा, वायरस से मजीद 21 अमवात। और अभी हमारे पास जो अपडेट आई है उसके मुताबिक मैं आपको बताती चलूं कि 24 घंटों में कोरोना से 18 अमवात हुई हैं। केसेस मतवातर बढ़ते चले जा रहे हैं और अब ये जो नया थ्रेट है इससे बिलाशुबा सभी वालिदैन परेशान भी होंगे और मुझे तो शदीद इससे खौफ भी आ रहा है। क्या कहेंगे हसन? मतलब
हैरत वाली बात है कि अल्लाह मियाँ मेरा ख्याल है को हमसे वो कोई कर रहा है, हमें कुछ सबक सिखाने की कोशिश कर रहा है कि 1 2 3 4 इकट्ठे चीज़ें आ रही हैं। और दूसरी बात है ये जो नमूनिया वाली चीज़ है ये ज़्यादा खतरनाक है। सर्दी है, हम लोग शायद उतना एहसास नहीं करते, और बच्चों का हम बड़े सेफ थे। आपने अपने उसमें भी कहा कि बच्चों को नहीं होता था, हमने ये सुना हुआ था कि वो कैरियर हो सकते हैं लेकिन वो खुद उनको नहीं इतना होगा। लेकिन ये खतरनाक हैज़ा जो है ना ये बहुत पुराना है। हैज़ा तो हैज़ा इज एन ऑन गोइंग थिंग। हमारे शहर के अंदर ये एक टाइफॉइड की जो है वो पाई जा रही है मुसलसल। अगर आप पीछे देखें, जो वाटर सैंपल्स देखें या हॉस्पिटल्स में देखें, तो ये एक एग्जिस्टिंग कंडीशन है। हम उसको कंट्रोल क्यों नहीं कर पाए, हैरत की बात है, क्योंकि इसके अंदर तो हैजे को रोकने के लिए तो सफाई का वो है सारा काम। जितनी हम उसको इंश्योर करेंगे खाने पीने की प्रेपरेशंस और इस किस्म की, उतना वो जो वायरस है वो ट्रांसमिट होना कम हो जाएगा। ऐसे ही है। अल्लाह खैर करे, अब लोग ध्यान भी नहीं कर रहे ना। बिल्कुल ऐसा ही है। छुट्टियां आ गई हैं तो लोग छुट्टियों में बच्चों को मोटरसाइकिलों पे बिठा के घूमने फिरने पार्कों में जा रहे हैं आगे। मतलब अब वो माँ बाप भी क्या करें ना। आप मतलब मैं भी बाप हूँ, मेरे बारे में भी तो सोचे, मेरे बच्चे 2 घर में सारा दिन रहेंगे तो इवेंचुअली 1 दिन 10 दिन 15 दिन महीने बाद वो भी कहेंगे कि लेकर जाओ। एहतियात बहुत ज्यादा जरूरी है, और ये चीजें डिस्कस करने का मकसद भी है कि कम से कम पेरेंट्स जो हैं वो गौर से ये चीजें सुने और अपने बच्चों के लिए एहतियात जो है वो जरूर करें। अभी हमें बसाम सुल्तान ने ज्वाइन किया है। बसाम, गुज़श्ता 24 घंटों में 18 अमवात हुई हैं। कोरोना की मौजूदा सूरत हाल बताइएगा, अपडेट्स बताइएगा, अस्पतालों में कितने मरीज हैं, कितने वेंटिलेटर पर हैं, और अपडेट्स बताइएगा क्या है कोरोना की। जी बिल्कुल, इस वक्त गुज़िश्ता 24 घंटों के अंदर लाहौर शहर में जो है वो 18 अफराद इस वायरस की जद में आकर जो है वो जान की बाजी हार गए। लाहौर शहर के अंदर इन 18 अमवात के बाद जो है वो अमवात की मजमूई तादाद 1504 तक जो है वो जा पहुंची है। जबकि सूबा भर के अंदर जो है वो गुज़िश्ता 24 घंटों के अंदर तकरीबन 51 अफराद इस वायरस की जद में आकर जो है वो जान की बाजी हार गए। ये जो अदाद शुमार है इनमें रोजाना जो है वो इजाफा देखने में आ रहा है। सूबे भर के अंदर जो अमवात की मजमूई तादाद है वो 3780 से जो है वो तजावज कर गई है। और इसी तरह जो है वो महकमे के मुताबिक बताया जा रहा है कि अब तक जो है वो तकरीबन 1,21,000 अफराद जो है वो इस वायरस को शिकस्त देकर कामयाबी से घर वापस लौटे हैं। जबकि जो अफराद जिनकी तकरीबन 23 लाख से ज्यादा अफराद हैं जिनकी इस कोरोना वायरस की वबा के दौरान जो है वो टेस्टिंग की गई है। साथ ही साथ जो है वो इस बढ़ते केसेस के पेश नजर जो है वो माहिरीन की जाने से भी यही बताया जा रहा है कि एहतियाती तदाबीर पर जो है वो स्ट्रिक्टली अमल दरामद किया जाए। अगर हम शहर के अंदर जो ICU बेड्स हैं उनकी हवाले से बात करें तो इस वक्त शहर के अंदर जो है वो तकरीबन 133 अफराद को जो है वो ICU बेड्स पर तिब्बी सहूलियात फराहम की जा रही हैं। साथ ही साथ जो है वो तकरीबन 80 से ज्यादा अफराद हैं जिनको इस वक्त जो है वो वेंटिलेटर्स पर रखा गया और वेंटिलेटर्स पर उनको तिब्बी सहूलियात फराहम की जा रही हैं। अच्छा बसाम, मुझे ये बताइएगा किस एज ग्रुप के लोग ज्यादा कोविड से मुतासिर हो रहे हैं दूसरी लहर में? क्योंकि हमने पहले तो देखा कि बहुत सारे नौजवान भी इससे मुतासिर हुए, अब बच्चों के लिए भी एक थ्रेट है। जो हमने कोविड की एक नई फॉर्म देखी है वो डिस्कस भी किया। मुझे बताइएगा अभी जो मरीज अस्पतालों में है किस एज ग्रुप के ज्यादा जो मरीज हैं कोरोना के वो अस्पतालों में आ रहे हैं? जी, अगर हम जो अदाद शुमार है उनके मुताबिक देखें तो इस टाइम एज डिस्ट्रीब्यूशन वाइज सबसे ज्यादा जो है वो 21 से 30 और 31 से 40 साल के जो अफराद हैं वो इस वायरस की जद में हैं। जबकि जो इसके साथ साथ जो तकरीबन जो छोटे बच्चे हैं वो कदरे जो है वो इसमें कम है। और साथ ही साथ जो है वो मेल्स के अंदर इस वायरस की प्रेवलेंस जो है वो ज्यादा देखी जा रही है। जिस तरह मैंने आपको बताया सबसे ज्यादा जो इस टाइम केसेस हैं वो 21 से 30 और 31 से 40 साल के दरमियान के अफराद में जो है वो देखे जा रहे हैं। मगर जो माहिरीन है उनकी जानिब से यही बताया जा रहा है कि इनकी जो तबीयत है, इनका इम्यून सिस्टम जो है इस एज ग्रुप में वो ज्यादा स्ट्रांग होता है। इस एज ग्रुप में जो प्रेवलेंस का रेट है ये फैलने की वजह जो है वो ये है क्योंकि इस तरह के जो इस एज ग्रुप के लोग हैं उनकी सोशलाइजिंग बहुत ज्यादा है, उनका आना जाना जो है वो बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से वो इस वायरस को जो है वो एक्सपोज हो जाते हैं। लेकिन साथ ही साथ माहिरीन का ये कहना है कि इस एज ग्रुप के जो लोग हैं उनकी इम्यूनिटी जो है वो कदरे बेहतर होती है। लेकिन जरूरी ये है कि ये जो एज ग्रुप के अफराद हैं ये कैरियर्स ना बने और अपने इस वायरस को जो है वो जो बूढ़े अफराद हैं और जो बच्चे हैं उनके अंदर मुंतकिल करने से जो है वो रोका जा सके इनको, ताकि इस वायरस के मजीद फैलाव पर जो है वो काबू पाया जा सके। जी
ठीक है, बस्साम हमारे साथ मौजूद थे और तफसीलात से आगाह कर रहे थे। 83 लोग वेंटिलेटर पर हैं कोरोना की वजह से, और जिस एज ग्रुप का, जैसा कि बस्साम ने बताया है, हालात आपके सामने हैं, एहतियात के अलावा इसका कोई हल नहीं है। हसन, आपका एक कमेंट चाहिए, फिर मुझे सामने डरा दिया है। 21 से लेकर 40 साल जो है सबसे ज्यादा हो रहे हैं। आप और मैं, हम सारे स्टूडियो में ज्यादातर लोग 21 से 40 के दरमियान है। असल मसला वो है ना, हम शुरू में कहते रहे कि जी ओल्ड लोगों, बुरे लोगों को होता है, उम्र ज्यादा रसीदा लोगों को होता है, नौजवानों को नहीं होता। शायद नौजवान जो है वो थोड़े केयरलेस हो गए, उन्होंने कहा कोई फर्क नहीं पड़ता, मास्क ना भी पाइए तो कुछ नहीं होता। लेकिन ऐसा नहीं है, प्लीज मास्क पहने। हर जगह ये जरूरी, जितना मास्क पहनेंगे उतना उसका स्प्रेड कम होगा, स्प्रेड रोकने और एहतियात के अलावा इसका हल भी कोई नहीं है। थैंक यू सो मच हसन, बहुत बहुत शुक्रिया। एहतियात जरूर कीजिएगा, हम भी करेंगे, आप भी करें। नाज़रीन, हमने जाना है ब्रेक की तरफ और ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करते हैं। ब्रेक के बाद आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे और प्रोग्राम के इस हिस्से में हम कुछ बहुत ही अहम मामला डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि मैं हमेशा कहती रहती हूं कि आप लोग की सजेशंस हमारे लिए बहुत ज़्यादा अहमियत रखती हैं, और जब आपके ऐसे मैसेजेस मौसूल होते हैं जिसमें आपके मसाइल होते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि सबसे पहले तरजीही बुनियादों पर हम उन्हीं को डिस्कस करें। हेयर फॉल एक बड़ा मसला मर्द और ख़वातीन दोनों में हम देख रहे हैं। ख़वातीन तो खैर जिस तरह से हम देखते हैं कि बालों में बहुत कुछ करा लेती हैं, ब्लो ड्राई कराना, स्ट्रेटनिंग करना, क्योंकि हम खुद ये सब चीजें करते हैं, डाई करवा लें, आप स्टिक्स करा लें, आपके बाल जो हैं वो ऑब्वियसली आप जब नेचुरल चीजों से हटेंगे तो उसके नताइज तो सामने आएंगे। लेकिन इसके साथ साथ कुछ चीजें ऐसी भी हैं कि जो आपको कहा जाता है कि जीन्स में है, अगर आपकी मदर के बाल कम हैं तो आपके भी होंगे। अब इसमें कितनी सदाकत है और हेयर फॉल असल में वजूहात क्या है, इसको रोका कैसे जा सकता है, इसका जदीद तरीका क्या है, ये हम डिस्कस करेंगे और आपको बताएंगे कि आप अपने बालों की हिफाजत किस तरह से कर सकते हैं। स्टूडियो में हमारी मेहमान जो हमारे साथ मौजूद हैं, तारुफ मैं आपके साथ कराना चाहूंगी। डॉक्टर अरीज खालिद ने हमें ज्वाइन किया है, इनके बारे में मैं आपको बताती चलूं जी। कंसल्टेंट फेशियल एस्थेटिक और साथ ही साथ हेयर स्पेशलिस्ट भी हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं बालों को हम खूबसूरत कैसे बना सकते हैं, हेयर फॉल को हम कैसे रोक सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आप? अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो मुझे बताइएगा, मसाइल की तरफ तो हम जाएंगे, सबसे पहले हमने बालों की हिफाजत करनी है, कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले इम्पॉर्टेंटली आप बॉडी आपकी आपसे ज़्यादा इंटेलिजेंट होती है। आप जितना उसका ख्याल रखते हैं वो उतना नज़र आएगा। अगर आप उसका ख्याल नहीं रखेंगे तो डेफिनेटली वो रिएक्ट करती है। ये बड़ा एक नेचुरल फिनोमेना है। ख्याल रखने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंटली तो आपकी डाइट आती है, दैट इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट, और जो हर बंदे की अप्रोच में भी है। उसके लिए बहुत कोई ज़रूरी ऐसा नहीं है कि आप ये कहें कि बहुत एक्सपेंसिव किसी चीज़ों की तरफ जाना है। हमारे पास सब बहुत आम आजकल के, अगर सीज़न के हिसाब से भी जाएं, और बहुत सारे लोगों को इस चीज़ के बारे में नहीं पता होता, लेकिन कैरेट्स जो गाजरें हैं उसमें विटामिन ए है, आपकी आंखों के लिए भी बहुत अच्छी है। इसके अलावा आपकी स्कैल्प के लिए बहुत अच्छी हैं। सही। मटर बहुत आराम से आजकल अवेलेबल हैं, वो बहुत अच्छे हैं। अंडे बहुत अच्छे हैं आपके बालों के लिए। फिश है, अखरोट है, और ये वो सब चीज़ें हैं जो आजकल के सीज़न में अवेलेबल हैं और मेरे ख्याल में हर बंदा आराम से अफोर्ड कर सकता है। और आप लोग को इसकी ग़िज़ाई अहमियत चूंकि नहीं पता तो इस वजह से आप इससे फायदा भी नहीं उठा सकते हैं। ऐसा ही है। सही। और हम ये चीजें अगर रूटीन में इस्तेमाल करें तो हम अपने बालों की नशोनुमा के लिए डेफिनेटली चीजें जो हैं वो, और आप बहुत सारी जो इस तरह की चीजें होती हैं, जिस तरह बहुत ज्यादा सडन वेट लॉस, इन चीजों की तरफ मत जाएं। आप बहुत ज्यादा अगर शौक में आपकी बॉडी जाएगी, चाहे वो स्ट्रेस की वजह से जाए, चाहे वो आपने बहुत ज्यादा सडनली वेट लॉस की तरफ आप चले गए हैं, या आप बहुत ज्यादा किसी भी एक्सेसिव ट्रीटमेंट की तरफ चले गए हैं, आप एक्सपोज हो गए हैं केमिकल्स को, तो डेफिनेटली उसका रिएक्शन आएगा। आपका हेयर फॉल होगा, आपकी स्कैल्प की कंडीशन अच्छी नहीं होगी, और व्हेन इट स्टार्ट्स तो फिर उसको रोकने के लिए फिर आगे एक और सिलसिला चला जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है ना, डेफिनेटली आपका सिस्टम डिस्टर्ब हो गया। मौसम की तब्दीली भी हम बहुत ज्यादा कहते हैं कि इसकी वजह से भी आपका जो है बाल डिस्टर्ब होता है। कुछ लोग तो कहते हैं कि जी पूरे बाल उतरना शुरू हो गए मौसम की वजह से। बिल्कुल, ये ऐसा बिल्कुल ऐसा होता है, क्योंकि आप बाहर होते हैं एक्सट्रीम वेदर में, बहुत ज्यादा ठंड है, एकदम से आप डिफरेंट टेम्परेचर में आए, गर्म कमरे में, जो टेम्परेचर का डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है हमारी स्किन के लिए, हमारी स्कैल्प के लिए। फिर उसके बाद हम जिस वक्त शावर लेते हैं तो वो हम गर्म पानी से ले रहे होते हैं। मुझे बहुत सारे लोग कहते हैं बाल गर्म पानी से मत धोएं, ये वाकई मिथ है कि इसमें कोई सच्चाई भी है? बिल्कुल सच्चाई है। सही, ठीक है। एक्सट्रीम टेम्परेचर्स
बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते हैं। सही, ठीक है, वो आपको हेयर फॉल इनिशिएट करने की भी एक वजह वो हो सकते हैं, डेफिनेटली वो हो सकते हैं। सही सही, तो ये वो चीजें हैं जिनकी आपको एहतियात करनी है। अब हम आ जाते हैं बालों का गिरना, वजूहात आप क्या समझती हैं? वजूहात सबसे पहले डेफिनेटली हेरिडिटी, अगर आपके पेरेंट्स में से पैटर्नल साइड पे मैटरनल साइड पे अगर ऐसा कोई इशू चल रहा है तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि वो आपकी जीन्स के अंदर आएगा और आपको ये अर्ली एजेस में ना से लेकिन किसी ना किसी टाइम पे ये चीज़ फेस करनी पड़ सकती है। वो अवॉइड करना मुश्किल होता है। दूसरी जो चीज़ है दैट इज़ हार्मोनल चेंजेस, जो ख़वातीन को बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ता है। ये ज़्यादा प्रॉब्लम ख़वातीन के साथ होती है। चाइल्ड बर्थ, इसके अलावा जो उनकी पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम है दैट इज़ द कॉज। इसके अलावा मीनोपॉज जब होता है, प्रेगनेंसीज होती हैं, जब आपके एब्रप्ट चेंजेस आते हैं हार्मोन्स में तो डेफिनेटली ख़वातीन में एक बहुत बड़ी वजह होती है। सही। इसके अलावा कुछ मेडिसिन्स हैं जिनकी वजह से हेयर फॉल हो सकता है, जिनमें डायबिटीज़ के जो पेशेंट्स हैं, फिर हाई ब्लड प्रेशर के लिए यूज़ होने वाली मेडिसिन्स, इसके अलावा गाउट के लिए यूज़ होने वाली मेडिसिन जो आर्थराइटिस में यूज़ की जाती है, कीमोथेरेपी डेफिनेटली वो तो हम सबको पता ही है। इसके अलावा जो आप कॉजेज के अंदर आप आते हैं तो इसी तरह जिस तरह मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया है कि स्ट्रेस, डिप्रेशन के लिए जो यूज होने वाली मेडिसिन भी हैं वो भी हेयर फॉल कॉज करती हैं। सही, तो ये तमाम वजूहात हैं। डॉक्टर साहिबा आप मुझे सिर्फ ये बता दीजिएगा कि इतनी सारी वजूहात हैं, आप जितनी मर्जी एहतियात कर लें, मैं अपनी मिसाल दे दूं, मैं अपने बालों की जितनी मर्जी केयर कर लूं, हर रोज आपको स्टाइलिंग करानी है और आपके बाल हीट में जितनी मर्जी कम लगवा लूं वो तो अल्टीमेटली बालों को लग रही है ना, मुतासर कर रही है। अब मुझे ये बताएं कि मुख्तलिफ तरीका इलाज क्या है, वो ऐसी चीजें जो कि वाकई बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो सकती हैं, आपके बालों को बचा सकती हैं, आप उसकी तरफ जा सकते हैं। अगर आप, क्योंकि हर बंदे के लिए पॉसिबल नहीं है कि वो डाइट उसकी बैलेंस डाइट हो, पॉसिबल ही नहीं है। ना हमें नॉलेज होता है, फिर दूसरा हमारी पसंद नापसंद का भी चक्कर होता है, हमें हर चीज नहीं पसंद होती। ये नहीं खाते। बिल्कुल, ये एक कॉमन मसला है, हर घर का मसला है। तो उसमें आपके मल्टीविटामिन्स बहुत हेल्प करते हैं। जो कुछ मैं जानती हूँ और जो बहुत अच्छे मुझे इल्म भी है, एपीवाइटम वन ऑफ देम, उसमें बायोटिन भी है, इट्स अ मल्टी विटामिन सप्लीमेंट्स, वो बहुत अच्छा हेल्प करते हैं। इसके अलावा अगर हम अगर हम ज़रा आगे चले जाते हैं, ये तो वो एक केयर में भी आ जाते हैं। इसके बाद अगर जो वर्ल्ड वाइड यूज़ होती है चीज़ें, वो आ जाते हैं रोगेन, सीरम्स होते हैं, स्प्रेज होते हैं। उनके साथ प्रॉब्लम ये होती है कि वो आपको दिन में 2 दफा लगाने होते हैं और 3 से 6 माह तक लगाने होते हैं। सही। जो कि मैंने अपनी प्रैक्टिस में यही देखा है कि मोस्टली लोगों के लिए पॉसिबल नहीं हो पाता। नहीं होता, बिल्कुल। 6 महीने तक कौन लगाए? हम तो कहते हैं जल्दी से कुछ ऐसा बालों का ट्रीटमेंट हो और उसका रिजल्ट भी आ जाए और बाल बहुत अच्छे। इसके अलावा ओरल फाइनेस्टेराइड होती है, लेकिन वो मेल में जरा बेहतर काम करती है। जो सबसे प्रॉमिसिंग रिजल्ट्स मैंने देखे हैं वो पीआरपी के देखे हैं। पीआरपी के कोई साइड इफेक्ट्स नहीं, उसके बेनिफिट्स हैं। मुझे डिटेल में बता दीजिएगा ताकि सुनने वालों को भी जो है इससे मालूमात मिल सके कि पीआरपी है क्या। पीआरपी बेसिकली दैट इज प्लाज्मा, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा, राइट। आपके ब्लड का ये कंपोनेंट है। आपके ब्लड के अंदर रेड ब्लड सेल्स होते हैं, वाइट ब्लड सेल्स होते हैं और प्लेटलेट्स होते हैं। और जहां पर कहीं पर भी वुंड आता है आपकी बॉडी पे, तो ये एज ए रेस्क्यूअर वहां पे पहुंचते हैं, ठीक है, प्लेटलेट्स। तो ये आपकी बॉडी के सबसे पहले जो आपकी डिफेंस लाइन है वो प्लेटलेट्स की वजह से होती है। वो वहां पर आपकी वुंड हीलिंग का काम करेंगे। और इसी वजह से जब रिसर्चर्स ने इसके ऊपर रिसर्च की और पता चला कि कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म ऑफ प्लाज्मा कहीं पर भी इंजेक्ट किया जाए तो वहां पर वुंड हीलिंग बहुत ज्यादा एक्सेलरेट हो जाती है। इसी चीज को फिर सबसे पहले जो है वो जॉइंट्स के लिए यूज किया गया, मसल जो जॉइंट्स वगैरह की पेन के लिए। कोविड के दौरान भी आपने प्लाज्मा थेरेपी का बहुत ज्यादा सुना है। इसके अलावा हम जब हेयर लॉस की तरफ आए तो इसमें भी आपकी अपनी बॉडी का होता है बेसिकली ब्लड, इसको ड्रॉ किया जाता है। उसके बाद इसको एक सेंट्रीफ्यूग मशीन होती है, उसके अंदर हम उससे गुजारते हैं और आपका बेसिकली हमारे पास 3 चीजें आ जाती हैं। वन इज आरबीसी, द अदर वन इज प्लेटलेट पुअर प्लाज्मा एंड द थर्ड वन इज प्लेटलेट रिच प्लाज्मा, जो कि हमारे काम का होता है। हम उसको ड्रॉ करके उसको स्कैल्प में री इंजेक्ट करते हैं और उससे पहले हम उसको टॉपिकली एनेस्थीसिया दिया होता है, लाइक उसमें क्रीम के साथ होता है। तो इसलिए पेनलेस प्रोसीजर है। स्कैल्प में क्राउन एरिया में सिर्फ इंजेक्ट किया जाता है, कोई डाउन टाइम नहीं है, आप करवाएं, आप अपने काम पे जाएं, कोई मसला नहीं है। सही। और इसके बाद की मुझे बताइएगा क्या केयर होती है आपको? क्या
डॉक्टर के पास बार बार जाना पड़ता है? 1 महीने बाद की आपको सिटिंग लेनी पड़ती है। 3 to 4 सिटिंग्स आर यूजुअली इनफ फॉर हेयर लॉस। बहुत कम लोगों के अंदर हमें इसे 6 to 8 पे एक्सटेंड करना पड़ता है, बट वो बहुत कम लोग होते हैं। मोस्टली 3 to 4 सिटिंग्स आर इनफ, 1 मंथ अपार्ट होती है। और इसके बाद जो आपकी इमीडिएट केयर के अंदर सिर्फ यही होता है कि हम बेसिकली मना करते हैं कि आप इनिशियली फॉर 3 डेज आप कोई केमिकल वाला शैम्पू यूज ना करें। सही, ठीक है, क्योंकि आपका प्लाज्मा अंदर के लेट इट वर्क, उसको काम करने दें। ठीक है। इसके बाद हम कुछ होम केयर के लिए 1-2 चीजें होती हैं, बहुत ज्यादा नहीं, लाइक what I find helpful is Folly Boost Maston कंपनी का, that is really very helpful। ये आपकी होम केयर में आ जाती हैं और वो भी आपने once a day अप्लाई करना है। कोई और ड्राई बालों पे आप लगा लें, ऐसा कुछ नहीं है कि जी वो बहुत ज्यादा आपके ग्रीसी बाल हो रहे हैं, आपके पास हो आप आराम से लगाएं, कोई इशू। सही। तो इसके साथ आपको क्या कोई मेडिसिन भी आप रेफर करती हैं? नहीं, बायोटेंस अगर मैंने आपको बताया कि आप लेना चाहें तो ले सकते हैं, अदरवाइज ये खुद ही बहुत काफी। अच्छा, मुझे दूसरा ये भी बताइए, इसमें ये भी कोई केयर होती है कि अगर आपने हेयर वॉश करने हैं तो उसका कोई प्रॉपर तरीकेकार है? हमारे यहाँ एक ये तरीका होता है कि अगर आपने बाल धोए हैं तो उसको आपने टॉवल से अच्छी तरह जोर जोर से ड्राई करना है। आपने एग्रेसिव नहीं होना, ठीक है। आप जिस तरह डैंड्रफ, अक्सर लोग समझते हैं कि डैंड्रफ इज द कॉज कि जी आपके बाल गिरने की वजह, वो आपके बाल गिरने की वजह नहीं होती है। उसकी वजह से जो आपको फ्लेकिंग हो रही है, इचिंग हो रही है, जब आप स्क्रैच करते हैं वो स्क्रैचिंग की वजह से हेयर फॉलिकल वीक होता है और गिरता है। सही सही, ये चीज आपने हार्श नहीं होना बालों के साथ। आप बाल आपके उलझे हुए हैं, आपने सुलझाने हैं। आप बारीक जो दानों वाली कंघी है प्लीज मत यूज करें, ठीक है। डिटैंगलर्स होने चाहिए वाइड, जो आपके जितने उसमें जितना स्पेस हो, हाँ, वो आप यूज करें। जेंटल रहें जब आपने बाल सुलझाने हैं। जिनके लंबे बाल हैं उनके लिए स्पेशली मैं कह रही हूँ नीचे से शुरू करें, ठीक है। आप ऊपर मत जाएं। कंडीशनर्स वगैरह को प्लीज स्कैल्प पे यूज मत करें। सही, और सिर्फ उसको बालों में, ये तो बार बार कहा जाता है। कोई मैसेज आप देना चाहें देखने वालों को? डेफिनेटली मैसेज मेरा यही होगा कि आप अपना ख्याल रखें, अपने बालों का ख्याल रखें, बजाय इसके कि जब वो गिर जाए तो उसके बाद आप उस प्रोसेस पे आए कि जी अब हम इसके लिए क्या करें। तो सबसे पहले जरूरी यही है कि आप कहते हैं परहेज इलाज से बेहतर है। और इसमें सबसे जबरदस्त चीज जो डॉक्टर एरीज आपने बताई है वो डाइट आप अपनी अगर अच्छी रखेंगे तो आपके बाल, बॉडी और सब चीजें अच्छी रहेंगी। स्किन के जिन लोगों को मसाइल हैं वो भी आप अच्छी डाइट के थ्रू जो है हल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। हम चलेंगे ब्रेक की तरफ और ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करते हैं, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, ब्रेक के बाद प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं एक बहुत ही बड़ी और अहम शख्सियत से, जिनका तारुफ सबसे पहले मैं आपके साथ कराती चलूं जी। इनके बारे में मैं आपको ये भी बताती चलूं, ये 2 अजला के डिप्टी कमिश्नर, 2 कॉर्पोरेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर, 5 महकमों के सेक्रेटरी, CSP ऑफिसर और इसके साथ साथ सेक्रेटरी हेल्थ रिटायर हुए हैं और आजकल अपनी खिदमात ये सरंजाम दे रहे हैं जिना रफी फाउंडेशन के सेक्रेटरी के तौर पर। अपने मेहमान को खुशामदीद कहेंगे। रईस अब्बास जैदी साहब स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है आपके? शुक्र है अल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। सबसे पहले तो ये बताइएगा, माशाल्लाह ये जो पूरा पोर्टफोलियो डिटेल्स मैंने आपके बारे में पढ़ी हैं, इतनी सारी खिदमात सरंजाम देके अभी आप जिस तरह से जिना रफी फाउंडेशन के लिए खिदमात सरंजाम दे रहे हैं, कैसा महसूस होता है? बहुत प्राउड महसूस होता होगा। मैं बहुत मुतमिन हूँ, इसलिए कि स्टूडेंट लाइफ में कायदे आज़म की शख्सियत से इश्क हो गया। पाकिस्तान में मौजूद जितनी किताबें थीं कायदे आज़म के बारे में वो पढ़ डाली। सही। और फिर ऐसी किताबें भी पढ़ डाली जो बैन हो चुकी। सही। मसलन कर्नल इलाही बख्श की किताब जो कायदे आज़म के आखिरी अय्याम हैं ज़ियारत में, उनके बारे में उन्होंने लिखी है, वो भी कहीं से ढूंढ ढांट के पढ़ डाली। यानी फिर हमारा इंतखाब बिल्कुल ठीक है। कायदे आज़म का जो दिन कल हमने मनाना है उससे एक दिन पहले जो हमने उनकी शख्सियत के बारे में बातचीत करने के लिए इंतखाब किया, आपसे बेहतर कोई नहीं हो सकता। नहीं, बहुत लोग पढ़े लिखे हैं और एक साहब हैं जो रिसर्च स्कॉलर थे, ज़व्वार ज़ैदी उनका नाम था, डॉक्टर ज़व्वार ज़ैदी। उन्होंने इस्लामाबाद में कायदे आज़म का एक रिसर्च सेंटर था, उस पर बड़ा काम किया उन्होंने। और लोगों ने कायदे आज़म की शख्सियत ऐसी है कि उन
जितना ज़्यादा आप उनके बारे में जानते जाएं, आपका उनकी शख्सियत से जो अकीदत है और इश्क है वो बढ़ता चला जाता है। यानी एक समंदर की मानंद कहा जा सकता है। जैसा कि आपने बताया कि आपने बहुत पढ़ा, वो किताबें भी जिनको बैन कर दिया गया। शख्सियत कैसी पाई आपने कायद की? देखें, कायद वो जो तारीखी पस मंज़र है हम उसमें देखते हैं कायद आज़म की शख्सियत। कायद आज़म के हम असर सियासतदान जो हैं वो है पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, वल्लभ भाई पटेल, मोरारजी देसाई और शास्त्री और इस तरह की शख्सियतें मुखालिफ कैंप में मौजूद हैं। जबकि कायद आज़म और उनकी लीग, मुस्लिम लीग जो है, इट इज़ ऑलमोस्ट ए वन मैन शो। एक तरफ एक निहायत सच्चा, निहायत खरी बात करने वाला, अपने फैसलों पे कायम रहने वाला स्ट्रेट इंसान है, और दूसरी तरफ गांधी जैसा आदमी है जो कहता कुछ है करता कुछ है, बात कह के मुकर जाता है। उसकी मैं आपको एक दिलचस्प बात बताऊं, एक किताब है जिसका नाम है गांधी जिना कॉरेस्पॉन्डेंस। उसमें एक खत है 2.5 सफ़े का, टाइप रिटन लेटर महात्मा गांधी ने कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को लिखा है कि जी ये ऐसे नहीं तो ऐसे कर लेते हैं, अगर आप ये नहीं मानते तो यूं कर लेते हैं, ये नहीं मानते यूं कर लेते हैं। तो कायद आज़म उसका जवाब सिर्फ सिंगल सेंटेंस में देते हैं, सिंगल सेंटेंस में, आई डू नॉट एग्री M.A. जिन्ना। जबरदस्त, यानी पूरे खत का जवाब 2.5 सफ़े के टाइप रिटन लेटर का जवाब सिंगल लाइन में दे के उसको फारग कर देते। सही सही। और जब वो माउंट बैटन से मिलने जाते हैं तो माउंट बैटन से मिलके जब बाहर निकलते हैं तो वो अपना सर पकड़े बैठा है। तो उसका जो ADC था वो उससे पूछता है कि सर खैरियत तो है? उसने कहा कि ये जो साहब मिलने आए थे, एक इनकी सर्दमहरी कम करने में गुजर गया। सही। ही वॉज ए स्ट्रेट मैन। और वही रवैया हमें नज़र आता है उनकी ज़ाती ज़िंदगी में, बिल्कुल, है ना, कि रतीबाई जो कि एक पारसी खातून थी, उन्हें मुसलमान करके उनके साथ निकाह किया, नहीं निभ सकी तो उन्हें छोड़ दिया। और फिर भाई को लुक आफ्टर करने के लिए फातिमा जिन्ना, मादरे मिल्लत, जो कि एक डेंटिस्ट थी बेसिकली, वो अपना सब कुछ छोड़ के कायद आज़म के आखिरी अय्याम तक मोहतरमा फातिमा जिन्ना उनके साथ रहती है ना। और एक वाक़या लिखा है डॉक्टर साहब ने, जो उनके आखिरी तबीब थे ज़ियारत में, कि कुछ लोगों ने उनसे मुलाकात के लिए कुछ लोग पहुंचे ज़ियारत, तो कायद आज़म डॉक्टर साहब ने कहा कि वो उनकी तबीयत ठीक नहीं, आप उनसे मुलाकात नहीं कर सकते। तो दे फोर्स्ड कर्नल इलाही बख्श जो डॉक्टर हैं कि कायद आज़म से जाके कहें कि हमें हमारा मिलना बहुत ज़रूरी है। अच्छा। तो वो कहते हैं कि कायद आज़म नीम बेहोशी की हालत में थे, तो मैंने जाके कहा कि जी कुछ लोग हैं जो आपसे मिलना चाहते हैं, तो उन्होंने इनकार कर दिया। तो कहता है कि मैंने कहा कि जी वो लोग मुस्लिम लीग से आए हैं। अच्छा। तो कायद सेड विच मुस्लिम लीग? तो कहता है मैं बौखला गया कि मैंने कहा कि कायद आज़म सर, मुस्लिम लीग विच फाउंडेड पाकिस्तान। तो कायद आज़म ने कहा नो, मी एंड माई सिस्टर फाउंडेड पाकिस्तान। तो कायद ने, जिस तरह हिंदुस्तान ने मान लिया गवर्नर जनरल माउंट बैटन को, लेकिन कायद आज़म ने इनकार कर दिया। सही। ज्योतिषियों ने बताया जवाहरलाल नेहरू को कि तुम रात के 12:01 पे आज़ादी का ऐलान करना। तो इंडिया का जो यौम आज़ादी है वो 15 अगस्त का है, हमारा 14 को है। तो ये बात कायद आज़म को भी बताई होगी। बट ही वॉज ए स्ट्रेट मैन। ही केम टू ऑल इंडिया रेडियो होता था उस जमाने में, और 4 बजे उन्होंने पाकिस्तान की आज़ादी का ऐलान कर दिया। एंड ही हिमसेल्फ बिकेम गवर्नर जनरल। सही सही।
सही, हम गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे और मुझे अब आपसे ये पूछना है कि कायद का ये जो पाकिस्तान है, इसको बनाने के पीछे मकासद क्या थे? क्या सिर्फ कायद आजम एक जोग्राफियाई और अलग खत्ता बनाना चाहते थे या अगराज़ो मकासद कुछ और थे? इस पर हम डिटेल में बात करते हैं। नाज़रीन, हम गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करते हैं, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। हमारे मेहमान रईस अब्बास जैदी साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। रईस अब्बास जैदी साहब, मैंने आपसे जैसे कि कहा था कि मकसद असल में क्या था कायद आज़म का पाकिस्तान बनाने का? सिर्फ और सिर्फ क्या अलग खित्ता बनाना चाहते थे वो? इसका जवाब आपको दो अहम दिन, एक जब 1930 में अल्लामा इकबाल अपना खुतबा इलाहाबाद देते हैं और फिर 23 मार्च 1940 को मंटो पार्क में जो करारदाद पाकिस्तान पेश होती है वो मिल जाता है। अल्लामा इकबाल ने दो कौमी नज़रिए की तरफ इशारा किया और एक सेपरेट होमलैंड फॉर मुस्लिम्स की क्यों ज़रूरत है वो उसने खुतबे में वाज़े कर बिल्कुल। दो कौमी नज़रिया आइंदा जो हमारी नस्ल ये जो ग्रामर स्कूल और बेकन हाउस और वहाँ ए लेवल और ओ लेवल की तालीम हासिल कर रही है और मोबाइल और कंप्यूटर में फंसी हुई है, उसको बताना ज़रूरी है कि जो अब वाक़यात हिंदुस्तान में हो रहे हैं उससे भी ये बात साबित होती है कि ये फ़ैसला सच था कि हिंदू और मुसलमान दो अलहदा कौमें वो इकट्ठे नहीं रह सकते। इसलिए नहीं रह सकती, मैं जल्दी जल्दी गिनवाता जाता हूँ। वो उनके खुदा बहुत से हैं और मुसलमानों का ला इलाहा इल्लल्लाह कोई नहीं है सिवाय उस अल्लाह के। उनके बुत हैं, विष्णु है, शिव है, ब्रह्मा है, काली कलकत्ते वाली है जो बच्चों की भेंट लेती है, वो पीतल के बर्तनों में खाना खाते थे। मुसलमान कलेई करे हुए तांबे के बर्तनों में खाना खाते थे। मुसलमान गाय का गोश्त खा जाते थे, उनके यहाँ गाय माता है जिसकी पूजा की जाती है। मुसलमानों के यहाँ बंदर मनहूस है कि बना इसराइल की एक बस्ती को बंदर बना दिया गया था। अल्लाह ताला का अजाब आया था, सबत के दिन मछलियां पकड़ते थे। उनके हनुमान जी बड़े पवित्र मुकद्दस हैं क्योंकि वो सीता को रिकवर करके लाए थे लंका से। इसी तरह मुसलमानों की जो इबादत गाह है वो उसका सहन फराख है बिल्कुल और कवर्ड एरिया छोटा है और उनका एक घुटा हुआ अंधेरा मंदिर है जिसमें एक दिया जल रहा है और दिए के ऊपर भगवान उनके बैठे हैं, कृष्ण भगवान या राम या लक्ष्मी देवी। लिबास का फर्क है, ये शलवार कमीज और शेरवानी पहनते थे, वो एक अजीब तरह की धोती ऊपर वास्कट बांधते थे। इनका लाइफस्टाइल, इनके खाने पीने के अंदाज, इनके कपड़े, उनके मुसलमान के घरों का सहन वसी होता था, कवर्ड एरिया कम होता था, वो अपनी हवेली बनाता था, सारी को छत देता था। तो ये उर्दू या फारसी बोलते थे, वो हिंदी या संस्कृत बोलते थे। सही। और उनके यहाँ कोई शहादत का तस्वर नहीं है ही नहीं। अभी तक वो कहते हैं तो अपने हमारा शहीद उठा के अपने किसी बंदे के साथ फिट करते हैं कि ये भी शहीद है, हालांकि हमारा फलसफा शहादत मुसलमानों का इज टोटली डिफरेंट। अच्छा, ये इनका रहन सहन, खाना पीना, लिबास, इनकी इबादत, इनका मजहब, वो शंख बजाते थे। यहाँ 5 वक्त अजान दी जाती है, अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है ना जी, और वहाँ मंदिरों में घंटियाँ बजती थी। सो दो कौमी नज़रिए की बुनियाद पे ज़रूरी हो गया था कि मुसलमान अपना अलहदा वतन हो, और मुसलमान क्योंकि अकलियत हैं वो ओवरवेलमिंग हिंदू मेजॉरिटी इस अकलियत को खा जाएगी। बिल्कुल। और ये लाहौर जो था जहाँ से आप बैठ के प्रोग्राम करते हो, ये ओवरवेलमिंगली यहाँ का इंडस्ट्रियलिस्ट हिंदू, यहाँ का बिजनेसमैन सिख, हिंदू सिख, यहाँ सिर्फ माल रोड पे एक शादीन एंड सन्स बिल्डिंग मुसलमानों की थी, अनारकली में 2 दुकानें, मॉडल टाउन में सिर्फ 1 कोठी मुसलमानों की थी, बाकी सारी हिंदू और सिखों सेठों की थी। सही। तो हम अगर पाकिस्तान ना बनता तो हम उन्हीं बस्तियों में गिरे रह जाते। जहां आज मुझे दिल्ली जाने का इत्तेफाक हुआ
तो चांदनी चौक में सारी दुकानें, सारा बिजनेस हिंदू और सिखों का है, और मुसलमान जो हैं वो साइकिल रक्षा चलाते हैं, जिस पे 2 मुसाफिरों को ढो के वो एक मुसलमान रक्षे वाला या किसी एक आध की पान बीड़ी सिगरेट की दुकान है। तो अभी तक उनकी सिविल सर्विस में, उनके बैंकर्स में, उनके सेठों में कोई मित्तल, कोई जंदाल, कोई मुसलमान नहीं है। सही। सारे हिंदू हैं। तो हिंदू जिस हालत में है इस वक्त, मुसलमान जिस हालत में हिंदुस्तान में है, उससे हमें इबरत पकड़नी चाहिए और इस मुल्क की कदर करनी चाहिए। बिल्कुल। ये कहिएगा कि कायदे आज़म के हवाले से अक्सर ये भी कहा जाता है कि उन्होंने मुल्क की मुआशी पेशबंदी के हवाले से खातिर खा इक़दामात या फिर प्लानिंग नहीं की है, इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखें, एक मिसाल हमारे सामने कि कायदे आज़म को चंद जानिसार साथी जो उनसे बड़ी मोहब्बत करते थे, मसलन हम रफ़ी भट्ट साहब एक वाहिद मुसलमान थे। ही वॉज ए जीनियस कि 16 साल की उम्र में उन्होंने 12 आदमियों की एक फैक्ट्री इनहेरिट की और उससे 250 आदमियों की एक सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट बनाने की फैक्ट्री बनाई। सही। कायदे आज़म के साथ जब उन्होंने खिताबत शुरू की तो कायदे आज़म इस नौजवान एंटरप्रेन्योर से बहुत मुतासर हुए। अच्छा। एंड ही विजिटेड हिज फैक्ट्री, जो कि अनयूजुअल और अनहर्ड ऑफ कायदे आज़म का स्टाइल है ना। मियाँ बशीरुद्दीन के घर ठहरा करते, उससे कहा कि मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं हर दफ़ा लाहौर आता हूँ तो मैं अपने लिए लाहौर में घर बनाना चाहता हूँ, जिसमें आज हमारे कोर कमांडर लाहौर रहते हैं। वो घर जिना हाउस है, कायद आज़म की प्रॉपर्टी ना। और इनकी वालेहाना, रफ़ी भट्ट की वालेहाना मोहब्बत का ये आलम है कि इन्होंने ये अगर बैंक बनाते हैं, पहला मुसलमान तो कायद आज़म को बताते हैं, पहली इंश्योरेंस कंपनी बनाते हैं पाकिस्तान की, हिंदो पाकिस्तान की, कायद आज़म को बताते हैं। फिर एक मुसलमान अखबार पाकिस्तान टाइम्स का आइडिया देते हैं उन्हें। उसके बाद बड़ी बड़ी दिलचस्प इनकी शख्सियत की बातें कि एक दफ़ा अमेरिका जाते हैं तो आपको पता है इंश्योरेंस करानी पड़ती है एयर ट्रैवल के लिए, और उस ज़माने में तो एयर ट्रैवल था भी ख़तरनाक। तो अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी में नॉमिनेट कर देते हैं बेनिफिशरी कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। और कायद आज़म जो बहुत कम मुस्कुराया करते थे, मुझे यकीन है कि ये नॉमिनेशन देख के जो रफ़ी भट्ट ने भेज दी उन्हें, वो ज़रूर मुस्कुराए होंगे। सही। और कायद आज़म ने फिर एक प्लानिंग कमेटी बनाई, इकोनॉमिक फोरम एक तरह का बनाया, तो उसमें नॉमिनेट किया रफ़ी भट्ट साहब को। सही सही। कि पाकिस्तान की इकोनॉमी, इसका ट्रेड, इसकी तजारत, इसकी सनत व हिरफत की तरक्की के लिए जो कमेटी काम करेगी, उनमें रफ़ी भट्ट साहब का नाम होना। सही। हम यहीं से गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। नाज़रीन, ब्रेक का मुझे कहा जा रहा है, ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करते हैं। हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। रईस अब्बास ज़ैदी साहब स्टूडियो में मौजूद हैं। गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। रईस अब्बास ज़ैदी साहब, जैसा कि आपने खासी डिटेल में बताया, लेकिन एक सवाल मेरे ज़हन में ये है कि रफ़ी भट्ट साहब जो हैं वो इंतहाई कम उम्र में एक फ़िज़ाई हादसे का शिकार हो गए, तो आपको नहीं लगता थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा बयान करना कायद के साथ उनकी मोहब्बत, रफ़ाकत, किस तरह से बयान करेंगे? उस पे जिना रफ़ी फाउंडेशन ने कई किताबें लिखी और रिसर्च का सिलसिला अब भी जारी है कि हम उन पहलुओं को तलाश कर सकें जहां हम जिक्र कर सकें कि कायद आज़म को चंद मुखलिस, ज़हीन, मेहनती, फ़र्ज़ शनास और मुहिब वतन पाकिस्तानी रफ़ी भट्ट जैसे मुयस्सर थे, और उनकी ज़िंदगी बहुत जल्दी इख्तिताम को पहुंच गई फ़िज़ाई हादसे की वजह से। फिर दूसरी बदकिस्मती पाकिस्तान की ये कि इस ममलकत खुदादाद पाकिस्तान के जो बानी थे वो भी 11 सितंबर 1948 को वफ़ात पा गए। लेकिन ये जो उन्होंने 14 अगस्त 1947 से लेके
11 सितंबर 1948 तक जो पॉलिसी लाइन हमें दे गए, जो हमें फैसले करके दे गए, वो आज तक हमारे लिए मशअल राह है। बिल्कुल सही मसलन कश्मीर पे उनका स्टैंड ये था, जब इंडिया ने श्रीनगर पे अपनी फौजें उतार दी श्रीनगर के हवाई अड्डे पे और इंडिया को अपना पार्ट एंड पार्सल बनाने की कोशिश की, तो कायदे आज़म ने उस वक्त के कमांडर इन चीफ जनरल ग्रेशी को कहा कि कश्मीर पर हमला कर दो। अच्छा। जनरल ग्रेशी ने कहा कि मैं जो हमारा कमांडर इन चीफ है फील्ड मार्शल ऑकनलैक, उससे पूछ के फैसला करूंगा। सही। ये एक डिले टैक्टिक्स थी। फील्ड मार्शल ऑकनलैक ने इनकार कर दिया और फिर यहाँ एक रजाकार फोर्स पाकिस्तानी फौज जो उस वक्त थोड़ी बहुत थी, ऑर्गेनाइज थी, वॉर वेटरन्स थे उसमें, इन्होंने एक वॉलंटियर फोर्स बनाई रजाकार, उसमें हमारे आज़ाद कबायली इलाके के लोग भी शामिल हो गए। इस वक्त जो हमारा आज़ाद कश्मीर है ये हिस्सा उस रजाकार फौज ने आज़ाद कराया। सही सही। तो कश्मीर पे हमें स्टांस सामने आ गया कायदे आज़म का कि डू और डाई, कश्मीर हमारा है और कश्मीर के लिए जद्दोजहद। फिर आज तक 4 मुल्क, अरब मुल्क तस्लीम कर चुके हैं इसराइल को। सही, बिल्कुल। कायदे आज़म ने फरमाया इसराइल को तस्लीम करने का सवाल ही पैदा नहीं होता जब तक वो फलस्तीन को आज़ाद ना कर दे। तो ये हमारे जो रूलर्स हैं उनके लिए एक बड़ी क्लियर कट एडवाइस कायदे आज़म की मौजूद। बिल्कुल सही कहा आपने। जो आजकल बहस चली हुई है, कोई कहते हैं कि जी इसको तस्लीम कर लिया जाए, कोई कहते हैं नहीं तस्लीम कर, लेकिन कायद का फरमान जो है, ज़रूरत इस बात की है कि हम कायदे आज़म के बारे में, तहरीक पाकिस्तान के बारे में अपनी नई नस्ल को बताएं। बिल्कुल। हम अपनी नई नस्ल को बताएं कि 5 लाख लोग ईस्ट पंजाब से हिजरत करके आते हुए शहीद हो गए पाकिस्तान की खातिर। बिल्कुल। इज्जतें लुटी, घर जले, बच्चे अगवा हुए, एक नस्ल रोती रोती इस दुनिया से चली गई। इतने जख्म लगे हैं पाकिस्तान बनने की, वो कीमत जो अदा की है ईस्ट पंजाबियों ने और वेस्ट बंगालीज ने। बिल्कुल। वो 5 लाख आदमी वहां शहीद हुए और उनका एक सूबा बिहार के मुसलमान है, वो बेचारे अब तक एडजस्ट नहीं हुए। बिल्कुल बिल्कुल। कराची में अगर कुछ लोग आ गए तो हम उन्हें बिहारी कहते हैं, अपने में शामिल नहीं करते। बिल्कुल। और 5 लाख बिहारी कैंप में अभी भी रह रहे हैं बांग्लादेश में, उन्हें वहां का सिटीजन तस्लीम नहीं किया जा रहा। और बिहारियों के साथ बांग्लादेश में सलूक ऐसे हो रहा है जैसे हिंदू शूद्रों के साथ करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमें नई नस्ल को बताने की, नई नस्ल के लिए ये आपका बहुत जबरदस्त पैगाम भी है। सिर्फ और सिर्फ हमने कायद डे मनाना नहीं है 25 दिसंबर को, बल्कि अपनी नौजवान नस्ल को वो तमाम मेहनत, कायद के फरमुदात, ये बताना वक्त की अहम जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, आपके कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इसी के साथ ही प्रोग्राम का वक्त पहुंचा, अपने इख्तिताम को, अपना ख्याल रखिएगा और मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।